हेलो बच्चों। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने एटम की पूरी थ्योरी कंप्लीट करवा दी थी और मैंने बोला था कि हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में एटम के क्वेश्चंस करेंगे, जिससे हमारे थ्योरी को कैसे हम लोग क्वेश्चंस में रिलेट कर सकें और कैसे उन थ्योरी को अप्लाई कर सकें उन क्वेश्चंस में, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। लेकिन मुझे पता है कि आप लोग चीज़ें भूल जाते हैं, इसलिए फिर से करते हैं। विद इन 10 मिनट्स में एटम चैप्टर का क्विक रिवीजन और 5 मिनट्स में न्यूक्लियाई का, एंड देन वी विल स्टार्ट ऑन द न्यूमेरिकल्स। सबसे पहले हम लोगों ने एटम्स में क्या पढ़ा था बच्चे, कि मॉडल्स रिप्रेजेंट हो रहे थे। थॉमसन आए थे, थॉमसन ने अपना पहला मॉडल दिया। थॉमसन ने क्या बोला था, क्विक रिवीजन करते हैं। थॉमसन ने बोला वाटरमेलन की तरह काम करता है, प्लम पुडिंग बेसिस पे है, जो भी सीड्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स की तरह ट्रीट करते हैं। ओके, पॉजिटिव चार्ज स्फीयर होगा जिसकी रेडियस उन्होंने बताई 10⁻⁻10 मीटर, जिसमें पूरा का पूरा मास और पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किसकी तरह है, सीड्स की तरह होते हैं। ठीक है ना। लिमिटेशंस क्या हो गई थी इनकी, लिमिटेशंस आप देख सकते हो बच्चे। इन्होंने स्पेक्ट्रल सीरीज की कोई बात नहीं की थी, इन्होंने स्टेबिलिटी की कोई बात नहीं की थी, और इन्होंने जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ठीक है ना। और अब ये जब हो गया तो फिर अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या था रदरफोर्ड का, वो ये देखते हैं। रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ये है कि रेडियो एक्टिव सोर्स से अल्फा पार्टिकल को रिलीज कर रहे थे, और गोल्ड की एक थिल फॉइल, गोल्ड की फॉइल ले लिया जिसमें अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग जब उन्होंने ऑब्जर्व किया तो क्या ऑब्जर्वेशन थे, 99.86% अल्फा पार्टिकल जो है ना वो एटम से सीधे निकल जा रहे थे, और जो 1 डिग्री से ज़्यादा का डेविएशन था वो मात्र लेस देन 0.14% का डेविएशन, जो हमारे अल्फा पार्टिकल्स थे वो 1 डिग्री से ज़्यादा स्कैटर्ड हो रहे थे। और ओनली 1 अल्फा पार्टिकल आउट ऑफ 8000 जो है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री से डेविएशन कर रहा था। अब यहाँ पे एक आता था कि रेडियस का एक्सप्रेशन क्या होगा, क्लोजेस्ट अप्रोच का एक्सप्रेशन क्या होगा। तो हम लोगों ने किया था, कल ही किया था, कि काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल कर देंगे तो हमें रेडियस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला डिराइव होकर के आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला अगर याद नहीं भी होता है चलेगा, आप क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, काइनेटिक एनर्जी को किसके इक्वल कर देना है, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल कर देना है। फॉर्मूला कैसे डिराइव होगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू के, न्यूक्लियस कितना ZE, अल्फा पार्टिकल कितना 2E अपॉन R0। तो बस यहाँ से जैसे ही करोगे तो ये देखो, ये इधर सॉल्व करेंगे तो निकल के आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब आया कि सर अल्फा पार्टिकल में बात क्या हुआ रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के बाद। दो डेफिनेशंस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन सी दो डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है बच्चे। नंबर 1, इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है। तो हमने यहाँ पे पहले भी बता रखा है कि सपोज बच्चे अगर ये कोई न्यूक्लियस था, ये कोई न्यूक्लियस है, और यहाँ से कोई अल्फा पार्टिकल, बेसिकली इन्होंने इलेक्ट्रॉन ले लिया है, लेकिन अगर हम अल्फा पार्टिकल लेते हैं तो वो यहाँ से आकर के ऐसे डेविएशन थीटा ये शुरू करता है। तो जब हमारा अल्फा पार्टिकल सीधे जा रहा था और प्रिंसिपल एक्सिस से जितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी दैट विल बी इम्पैक्ट पैरामीटर, मैंने ये आपको बताया था। हालांकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन लिया, इलेक्ट्रॉन इधर डेविएट हो गया, नो प्रॉब्लम, लेकिन ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट विल बी नोन एज इम्पैक्ट पैरामीटर। और इम्पैक्ट पैरामीटर का और डेविएशन एंगल से क्या रिलेशन है, तो देख सकते हो कि कॉट थीटा के इन्वर्सली रिलेशन है, यानी इम्पैक्ट पैरामीटर जो होगा ना 1/tan थीटा के टर्म्स में जाएगा। तो अगर थीटा की वैल्यू ज़्यादा होगी तो इम्पैक्ट पैरामीटर की वैल्यू कम होगी। क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में मिलेगा बच्चे, याद रखना कि अगर मान लीजिए कोई दिया हुआ है 180 डिग्री का डेविएशन एंगल, कोई दिया है 90 डिग्री का डेविएशन एंगल, अब बोल रहा है कि बताइए इम्पैक्ट पैरामीटर किस में ज़्यादा होगा। तो जिसमें थीटा ज़्यादा उसमें इम्पैक्ट पैरामीटर की वैल्यू कम। तो ये हम लोगों ने फॉर्मूला भी यहाँ पे देख रखा है। अब आता है सर इम्पैक्ट पैरामीटर हो गया, क्लोजेस्ट अप्रोच हो गई। रदरफोर्ड का मॉडल क्या कहता था, रदरफोर्ड के मॉडल ने कहा कि टाइनी जो भी पॉजिटिव चार्ज और हमारे न्यूक्लियस में हमारे जो भी एटम है उसका पूरा का पूरा पॉजिटिव एंड 99% जो मास है वो टाइनी पॉइंट में होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। एटम का साइज कितना होगा 10⁻⁻10 मीटर, और न्यूक्लियस का साइज कितना होगा 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है। न्यूट्रलिटी, टोटल जितना पॉजिटिव है उतने इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे और ओवरऑल कैसा रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। ऑर्बिट,
इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रिवॉल्व करते हैं? ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। अगर ये न्यूक्लियस है तो इलेक्ट्रॉन चारों तरफ रिवॉल्व करेंगे और सेंट्रिपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोवाइड करेगा। ठीक है ना? चलिए ये बात समझ में आ गई। फिर इनकी क्या कमियां थी? इनकी क्या कमियां निकल के आई? इनकी सबसे बड़ी कमी थी कि स्टेबिलिटी की बात नहीं की। इन्होंने बिल्कुल स्टेबिलिटी की बात नहीं की। इन्होंने कहा कि अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन है और अगर वो लगातार रिवॉल्व कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन लगातार रिवॉल्व कर रहा है, तो वो आफ्टर सम टाइम न्यूक्लियस में जाके क्या कर लेगा? कोलैप्स कर लेगा, क्योंकि लगातार एनर्जी रेडिएट करेगा, है ना? तो ये चीज ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इनके अकॉर्डिंग ऐसा होना चाहिए था, तो ये स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। दूसरी चीज है स्पेक्ट्रल सीरीज। किसी ने कहा चलो मान भी लेते हैं सर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा था तो लगातार रिवॉल्व कर रहा है, लगातार एनर्जी रेडिएट करेगा, और लगातार एनर्जी रेडिएट करेगा तो स्पेक्ट्रल सीरीज कैसे मिलेंगी? कॉन्टिन्यूअस मिलेंगी, जबकि प्रैक्टिकली कैसे थी? डिस्क्रीट थी। ठीक है, तो ये इनके ड्रॉबैक्स थे जिसकी वजह से हुआ। आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं, फिर आते हैं बोर्स के मॉडल पे। तो बोर्स ने जो है, बोर्स ने अपना क्वांटम का मॉडल दिया। उन्होंने क्या बोला? ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेबल ऑर्बिट्स की बात की। कैसे? इन्होंने कहा कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है जिसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है और किसके बराबर है? NH/2π के इक्वल है, तो वो ऑर्बिट क्या होगी? स्टेबल ऑर्बिट होगी। और जब कोई इलेक्ट्रॉन अपने स्टेबल ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो वो एनर्जी लॉस नहीं करेगा, वो रेडिएशन नहीं करेगा। ठीक है ना? तो जब नहीं करेगा, रिवॉल्व करता रहेगा स्टेबिलिटी में, तो अपने स्पाइरल में वो नीचे आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये इसकी स्टेबल ऑर्बिट है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन इसमें रिवॉल्व करता रहेगा और वो नीचे स्पाइरल के फॉर्म में नहीं आएगा, और इससे क्या हो जाएगा? हमारा एटम स्टेबल हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए, पहली बात समझ में आई। अब इसका एक और फॉर्मूला था, कंडीशन एक और थी कि अगर जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है तो जो सरकमफ्रेंस है उसका सरकमफ्रेंस n टाइम्स इंटीग्रल मल्टीप्लिकेशन ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगा। डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होता है आगे बात करेंगे। तो ऐसा भी कंडीशन करेंगे तो यहाँ से भी ये प्रूफ हो जाएगी। ये किसकी कंडीशन थी? ये बोर्स की स्टेबल ऑर्बिट की कंडीशंस थी। एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो किसके बराबर होगा? NH/2π के इक्वल होगा। और जब एनर्जी रिलीज करेगा इलेक्ट्रॉन, तो कब रिलीज करेगा? जब एक स्टेबल ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन, सपोज यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ आ रहा है, तभी एनर्जी रिलीज करेगा। और एनर्जी कितनी हो जाएगी? hν = E1 - E2। ठीक है, इतनी एनर्जी रिलीज कर देगा। अब बात करते हैं सर स्पेक्ट्रम। आपने एक डेरिवेशन कराया था यहाँ पे, बहुत सही डेरिवेशन था। क्या डेरिवेशन है बच्चे? ये था बोर्स की स्टेबल ऑर्बिट का रेडियस का एक्सप्रेशन। कैसे निकल के आया था? जो सेंट्रिपिटल फोर्स होगा वही हमें क्या देगा? इलेक्ट्रिक फोर्स देगा। और दूसरी बोर्स की कंडीशन से हम लोगों ने क्या निकाला? वेलोसिटी की वैल्यू निकाली। इस वेलोसिटी की वैल्यू को पुट करेंगे। आफ्टर पुटिंग द वैल्यू वी विल गेट द फॉर्मूला। और फॉर्मूला याद होना चाहिए सारे बच्चों को। क्या होता है? n² h² / 4π² E² × mkz। ठीक है ना? मैंने बच्चों को याद करने का तरीका भी बताया है। ऐसे केस में आपको क्या करना है? n² h² तो रहेगा ही रहेगा, कांस्टेंट वैल्यू एक ब्रैकेट में और वेरिएबल वैल्यू mkz एक तरफ। ठीक है। अच्छा, इसका शॉर्ट में एक फॉर्मूला और आया। क्या आया? अगर सारे कांस्टेंट्स की वैल्यू रख देते हैं तो फॉर्मूला आता है 0.53 n² / z, जहां पे n क्या है? नंबर ऑफ स्टेबल ऑर्बिट, z क्या है? एटॉमिक नंबर। ठीक है। अगर हम बात करें फर्स्ट स्टेबल ऑर्बिट कौन सी होगी, तो n की वैल्यू 1, और जब n की वैल्यू 1 हो जाएगी और हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे z की वैल्यू 1, तो जब यहाँ 1 ये 1, तो फर्स्ट स्टेबल ऑर्बिट की रेडियस कितनी हो गई? 0.53 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम बोले तो 10⁻⁻10 मीटर। ओके, नेक्स्ट वन। अब दूसरा आता है एनर्जी ऑफ स्टेबल ऑर्बिट्स कैसी होंगी। एनर्जी ऑफ स्टेबल ऑर्बिट्स कैसी होंगी बच्चे, वो देख लेते हैं हम लोग। तो मैंने बताया कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन एक रिवॉल्व करेगा, दो तरह की एनर्जी होती है उसके पास। नंबर 1 काइनेटिक एनर्जी और नंबर 2 पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे? सबको पता है ½ mv² होगा, जिसको हम लोगों ने किसके थ्रू निकाला? ये फॉर्मूला आ गया kZe²/2r। ये फॉर्मूला कैसे आया? हम लोगों ने डिटेल में लेक्चर देख चुके हैं। अगर आपको डाउट है तो आप वहां जाकर के इसको देख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होगा, इलेक्ट्रॉन जब स्टेबल ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो उसकी वैल्यू होगी kZe²/2r।
और पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू होगी दैट विल बी माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। व्हाट दिस माइनस साइन इंडिकेट्स? ये माइनस साइन इंडिकेट करता है कि जो ये एनर्जी है ये नेगेटिव है, ये अट्रैक्टिव फोर्स को रिप्रेजेंट कर रही है। ये माइनस साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे से कैसे हैं, अट्रैक्टिव नेचर में रहेंगे। अब क्या हुआ सर, पोटेंशियल एनर्जी पता है, काइनेटिक एनर्जी तो टोटल एनर्जी कैसे आएगी? टोटल एनर्जी आने का तरीका भैया यही है कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। जैसे हम दोनों को ऐड करेंगे, सॉल्व करेंगे, देन फॉर्मूला विल बिकम माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r, माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r। मतलब यहाँ माइनस कर देंगे तो ये क्या आ जाएगी, इसकी टोटल एनर्जी निकल के आ जाएगी। तो जैसे ही रिलेट करेंगे दोनों को एक्सप्रेशन से, तो जो हमारे क्या निकल के आया, जो अगर कहीं मान लीजिए किसी ऑर्बिट के हमें टोटल एनर्जी पता है, किसी ऑर्बिट की टोटल एनर्जी पता है और पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन वहाँ रिवॉल्व कर रहा है, कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, तो क्या करेंगे, बस केवल एक माइनस साइन लगाएंगे और हमें वहाँ से क्या मिल जाएगी, उसकी तो काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। लेकिन अगर बच्चे पूछा कि नहीं सर हमें ये बात करनी है कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो हमने कहा भाई पोटेंशियल एनर्जी अगर आपको चाहिए तो एक काम करना, 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी। ये कैसे आया सर, यहाँ 2 मल्टीप्लाई करो, यहाँ करो, ये पूरी टोटल एनर्जी बन जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, 2 टाइम्स टोटल एनर्जी। डिटेल में अगर आपको लेक्चर देखना है तो आप जा सकते हैं, बाकी यहाँ पे क्विक रिवीजन फॉर्मूले के लिए चल रहा है, ठीक है। जैसे ये हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला आएगा वो क्या होगा, टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला है आफ्टर पुटिंग ऑल द कांस्टेंट वैल्यू वी विल बी माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना, माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जहाँ पे जेड क्या है, एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन के लिए 1, हीलियम के लिए 2, लिथियम के लिए 3 एक्सेट्रा, और n क्या है, नंबर ऑफ स्टेबल ऑर्बिट्स। अब आप देख सकते हैं ये सारी क्या है, नंबर ऑफ स्टेबल ऑर्बिट्स हैं। अगर हम ग्राउंड स्टेट की बात करें, जैसे कि आपने देखा था कि वहाँ पे बहुत सारे ऑर्बिट्स होती हैं, कितनी, अगर मान लीजिए ग्राउंड स्टेट की बात करें तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, और जैसे ही 1 होगा तो वहाँ टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन आएगा माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जैसे ही मैं n की वैल्यू को 2 रखता हूँ तो यहाँ 4 आ जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे, वैल्यू आएगी माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपको याद होना चाहिए। फिर थर्ड स्टेबल ऑर्बिट माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कैसे आया, जैसे ही यहाँ 3 रखोगे 9 आ जाएगा, सॉल्व करोगे ये आ गया। फोर्थ के लिए वैल्यू माइनस 0.85, 5 के लिए माइनस 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, ताकि न्यूमेरिकल आसानी से हो सके। एक बार देखते हैं कैसे। n की वैल्यू 1 माइनस 13.6, n की वैल्यू 2 माइनस 3.4, n की वैल्यू 3 माइनस 1.51, n की वैल्यू 4 माइनस 0.85, n की वैल्यू 5 माइनस 0.54, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब बात करते हैं सर जब इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, जब इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ तो फॉर्मूला कौन सा आया, फॉर्मूला यही आया, E1 माइनस E2 यानी E इनिशियल माइनस E फाइनल इज इक्वल टू H न्यू या Hc अपॉन लेमडा। तो यहाँ से आफ्टर सॉल्विंग वी विल गेट द वैल्यू 1 अपॉन R, डेरिवेशन आपको एग्जाम में उसमें दिया हुआ है, N फाइनल माइनस अपॉन N इनिशियल का स्क्वायर, ये देखिए यहाँ पे है। और जो हमारा कांस्टेंट है रिडबर्ग कांस्टेंट, उसकी वैल्यू होती है 1.01 इंटू 10 की पावर 7, ठीक। यहाँ से क्वेश्चन भैया जरूर आता है, अगर हमारा कोई इलेक्ट्रॉन, सपोज यहाँ पे ये हमारा न्यूक्लियस था, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट, कहीं से भी एटम गिरे, अगर हमारा कोई इलेक्ट्रॉन गिर रहा है कहाँ पे, फर्स्ट में, कहीं से भी गिरे और आके कहाँ गिर रहा है, फर्स्ट पे गिर रहा है, तो कौन सी वेव मिलने वाली है, अगर हमारे कहीं से भी इलेक्ट्रॉन जंप करेगा और फर्स्ट n की वैल्यू 1 पे आ रही तो हमें सीरीज मिलेगी लाइमन सीरीज। आप देख सकते हो लाइमन सीरीज के लिए n फाइनल की वैल्यू 1 और n इनिशियल कुछ भी हो सकता है 2, 3, 4, 5, और कौन सी रेज निकलेगी, यूवी रेज निकलेगी, ठीक है। अब अगर n फाइनल की वैल्यू 2 हो गई, ये 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो, तो कौन सी सीरीज हो गई, बाल्मर, n की वैल्यू 2 पे बाल्मर सीरीज, फाइनल 2 है और इनिशियल 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है, कौन सी रेज आएंगी, विजिबल रेज आएंगी, कौन सी रेज आएंगी, विजिबल। और बाकी इन तीनों में इंफ्रा आता है, बाकी इन तीनों में कौन सा आता है, इंफ्रा, इंफ्रारेड। अब n फाइनल की वैल्यू 3 तो पार्शियल सीरीज, n फाइनल की वैल्यू 4 तो ब्रैकेट सीरीज, n फाइनल की वैल्यू 5 तो
पी फंड सीरीज। और दो एक शॉर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट मैंने ट्रिक क्वेश्चंस दिया हुआ है कि अगर तुमसे कोई पूछे कि लाइमन सीरीज के लिए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या होगी, लाइमन सीरीज के लिए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या होगी, तो याद रखना इसमें थोड़ा सा अपोजिट टर्म करते हैं। शॉर्टेस्ट मतलब बगल में मिलना चाहिए था लेकिन मिलेगा कहाँ, दूर। तो लाइमन है तो मतलब एन फाइनल तो 1 होगा, लेकिन एन इनिशियल दूर जाना है, सबसे दूर कौन हो सकता है, इन्फिनिटी। तो यानी देखो शॉर्टेस्ट के लिए कभी भी बात की जाए तो एन इनिशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। लेकिन अगर लॉन्गेस्ट पूछा जाए, लॉन्गेस्ट मतलब दूर होना चाहिए था, लॉन्गेस्ट मतलब लंबा होना चाहिए था, वो कहाँ मिलेगा, जस्ट बगल में मिलेगा, मतलब जो एन फाइनल है उससे जस्ट 1+1। अगर मुझसे कोई पूछता है कि पार्शियल सीरीज के लिए हमें लॉन्गेस्ट वेवलेंथ चाहिए, तो पार्शियल सीरीज मतलब एन फाइनल की वैल्यू कितनी, 3, तो उससे बगल वाला कौन हुआ, 4। तो बस यहाँ पे देखो आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको ये थ्योरी भी समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है। किसी भी एक ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली निकालने में जो एनर्जी लगेगी दैट इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी। अब अगर हम बात करें ग्राउंड स्टेट से किसी इलेक्ट्रॉन को निकालना है, हाइड्रोजन के ग्राउंड स्टेट से किसी इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो उसमें जो एनर्जी लगेगी वो लगेगी कितनी, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। माइनस की है ना, तो उतनी प्लस में देनी पड़ेगी, आप दे दीजिए। मतलब माइनस साइन ये इंडिकेट करता है कि उस इलेक्ट्रॉन पे इतना लोन है, भैया लोन अमाउंट फिल करो, उसको लेके जाओ, है ना। तो जितना उसकी टोटल एनर्जी होगी वही उसकी आयनाइजेशन एनर्जी होती है, बस प्लस साइन के साथ, ठीक है ये चीज। एक्साइटेशन एनर्जी क्या होगी, अगर मान लीजिए यहां से 1 से इसको 2 पे आना है, तो इन दोनों का जो एनर्जी गैप होगा दैट विल बी नोन एज आयनाइजेशन, सॉरी एक्साइटेशन एनर्जी, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब आता है सर जैसे यहाँ पे ये सब तो न्यूमेरिकल हैं, एक ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार जब बोला कि अगर थर्ड से कोई एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में जंप करता है तो कितने नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस पॉसिबल हो सकते हैं, तो एक तो ये पॉसिबिलिटी कि डायरेक्ट वो पहुंच जाए, एक ये पॉसिबिलिटी पहले यहाँ जाए और फिर यहाँ जाए। तो ऐसे कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, तो याद रखना कि अगर थर्ड से उसको आना है तो एन की वैल्यू हो गई 3, तो बस स्मॉल एन की वैल्यू 3 - 1/2। तो ये फॉर्मूला याद रखना। अगर कभी पूछा जाए कि किसी nth ऑर्बिट से टोटल जब ग्राउंड में इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो हाउ मेनी स्पेक्ट्रल लाइंस कैन बी पॉसिबल, तो यहाँ फॉर्मूला है n(n-1)/2, ठीक है ये चीज। तो यहाँ से हम लोगों की एटम की थ्योरी हो गई कंप्लीट, एटम की थ्योरी हो गई बच्चे कंप्लीट। अब हम ये बात कर रहे थे कि न्यूक्लियाई की थ्योरी भी थोड़ा सा कवर कर लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चंस करने पे आते हैं। न्यूक्लियाई के लिए रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, सबको पता है। न्यूक्लियाई होता है क्या है, सेंट्रल पॉजिटिव कोर। भैया अगर ये एटम है तो अंदर ये जितना जो ये पार्ट है ना जिसमें पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज और मास है, इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियाई, जिसकी रेडियस होती है 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, कुछ ऐसा, ये सिंबल होता है, ए जो होता है वो मास नंबर होता है और जेड जो होता है वो एटॉमिक नंबर होता है। सर समझ में नहीं आया, साइंटिफिक लैंग्वेज आप बोल रहे हैं, तो हमने कहा फिर कैसे किया जाए। जेड बोले तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जेड बोले तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ए बोले तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, उनको बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स, समझे ना। जैसे मैंने क्लास में बच्चों को यही बताया है कि अगर मैं एज अ टीचर हूं तो मेरे क्लास में कुछ बॉयज भी पढ़ते हैं और कुछ गर्ल्स भी पढ़ते हैं। जैसे न्यूक्लियस किससे मिलके बना होता है, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। तो प्रोटॉन हो गया एज अ बॉय और न्यूट्रॉन हो गया एज अ गर्ल, बट मेरे लिए वो दोनों ही क्या है, मैं बॉयज और गर्ल्स की नज़र से ना देख करके मैं कैसे देखता हूँ, बोथ आर माई स्टूडेंट्स। तो सिमिलरली न्यूक्लियस में ये भेदभाव नहीं है कि कौन प्रोटॉन है कि कौन न्यूट्रॉन है, उन दोनों से मिलकर के न्यूक्लियस बना है और उनको न्यूटन कलेक्टिवली क्या बोलता है, न्यूक्लियॉन बोलता है, न्यूक्लियॉन्स, ओके। तो जितने टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैं वो ए से डिनोट होंगे, प्रोटॉन यहां से डिनोट होंगे, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे आएगा, a - z से, ठीक है ये चीज। आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स सर नाम से ही क्लियर है, आइसोटोप्स मतलब यहां पे z सेम होगा, आइसोबार्स a की वैल्यू सेम होगी, आइसोटोन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होंगे। आप इसमें देख सकते हो z मतलब नीचे वाली वैल्यू सेम होगी, ऊपर वाली डिफरेंट है। आइसोबार्स मतलब मास नंबर ऊपर वाला सेम है, नीचे वाला डिफरेंट होगा, ठीक है। और इसमें क्या है, इन दोनों का डिफरेंस सेम होगा,
आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। आता है नेक्स्ट, जिससे एक ऑब्जेक्टिव आपका 100% बनने के चांसेस होते हैं कि न्यूक्लियस की जो रेडियस है उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो न्यूक्लियस की रेडियस का फॉर्मूला आ गया R इक्वल टू आर नॉट मास नंबर की पावर A1/3, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें कि रेडियस किस पे डिपेंड करता है, तो मास नंबर की पावर 1/3 पे डिपेंड करता है। ऑप्शंस हैं भैया, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं इससे, ठीक है, कि जो हमारा न्यूक्लियस रेडियस है वो मास नंबर से पावर में कैसे रिलेट करता है, पावर 1, 0, 1/3 या नन ऑफ दीज, ठीक है, 1/3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं नेक्स्ट। अब आ गया बच्चे कि डेंसिटी, न्यूक्लियर डेंसिटी किस पे डिपेंड करती है। भैया न्यूक्लियर डेंसिटी कांस्टेंट होती है, चाहे हाइड्रोजन की न्यूक्लियर डेंसिटी ले लो, चाहे यूरेनियम की ले लो, चाहे जिसकी भी ले लो, न्यूक्लियर डेंसिटी सबकी कांस्टेंट, डू नॉट डिपेंड्स ऑन मास नंबर, ठीक है ना। देख सकते हो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, टोटल मास अपॉन वॉल्यूम होता है डेंसिटी का फॉर्मूला। मास मतलब कि एक प्रोटॉन का, अगर एक न्यूक्लियॉन का मास m था तो टोटल नंबर ऑफ वो तो इतना मास हो गया, पूरा वॉल्यूम रख दिया, यहाँ से ये कैंसिल, सॉल्व किया, किसी पे डिपेंडेंट नहीं। भैया 1-2 नंबर में डेरिवेशन आ जाता है इसका, डिटेल में थ्योरी देखनी है तो उसको आप देख सकते हो कि न्यूक्लियर डेंसिटी को कैसे डिराइव कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब बात करते हैं एटॉमिक मास यूनिट। तो एटॉमिक मास यूनिट एक नई यूनिट है, क्यों यूज़ किया गया। भैया देखो, अब हम लोग अगर केजी में या मीटर में बात करते हैं न्यूक्लियस के अंदर, क्योंकि वहाँ पे आप खुद सोचो कि एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, 9.1 10⁻³ kg, प्रोटॉन का मास कितना है 1.6 10⁻27 kg। तो इतनी ज़्यादा कम पावर्स हैं वहाँ पे, मतलब इतनी हाईली, मतलब -27 30 की बात हो रही है, तो उसको एक नई यूनिट में हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया, उसको बोलते हैं AMU, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोगों जैसे बात किया, प्रोटॉन के लिए यूनिट क्या हो गई 1.0073 U, न्यूट्रॉन के लिए 0.0086 U और इलेक्ट्रॉन के लिए 0.0005 U। सर क्या ये याद रखना पड़ेगा, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको ऐसे ही काम चला सकते हो। हाँ ये याद रखना, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल आएगा, वो इससे आएगा। क्या है ये सर, मास डिफेक्ट। अगर कभी भी एक कोई हमने देखा है कि अगर कोई भी एक न्यूक्लियस स्प्लिट होता है ड्यू टू स्टेबिलिटी रीजन, तो वो क्या करता है, वो न्यूक्लियस जब स्प्लिट होता है तो 2-3 पार्ट में स्प्लिट होता है, या कोई भी न्यूक्लियस बनता है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन से और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से मिलके बनता है, ठीक है ना। तो जितना यहाँ पे इनिशियल मास था और जब ये न्यूक्लियस बना तो उसमें कुछ ना कुछ कमी आ जाती है। जैसे जो इनिशियल कॉन्स्टिट्यूट्स थे, प्रोटॉन का सम था मास और प्लस न्यूट्रॉन का सम का मास था, वो सपोज था 10 kg, और जब बन गए न्यूक्लियस तो बन गया, हो गया 8 kg, तो 2 kg का डिफरेंस जो आया ना, दैट इज नोन एज मास डिफेक्ट। और ये मास डिफेक्ट क्यों आता है, क्योंकि ये मास किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। जरा खुद सोचिए, मैंने एग्जाम्पल भी दिया था, जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा उसकी एनर्जी कम, लेकिन जिसकी एनर्जी ज़्यादा है उसकी स्टेबिलिटी कम। मैंने अभी बच्चों को एग्जांपल दिया, एक छोटा बच्चा जो होता है 16 ईयर्स 15 ईयर्स 17 ईयर्स का, वो बाइक बहुत तेज चलाता है, आपके पापा से पूछो वो 40 से ज़्यादा बढ़ते नहीं, क्योंकि वो स्टेबिलिटी में आ चुके हैं, स्टेबल हो चुके हैं, उनकी एनर्जी कम है, वो स्टंटबाजी नहीं करेंगे। आप बाइक से स्टंटबाजी भी करेंगे, है ना। तो क्या हुआ, एनर्जी ज़्यादा तो स्टेबिलिटी कम, तो वहाँ पे ये चीज़ हो गई। मास डिफेक्ट का फॉर्मूला कैसे होता है, टोटल प्रोटॉन का मास प्लस टोटल न्यूट्रॉन का मास, और जितना हमारा न्यूक्लियस रेडी हो गया उससे डिफरेंस कर देंगे, वही हमारा कहलाएगा मास डिफेक्ट। भैया ये आंसर आएगा AMU में, इसमें 931 मेगा इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करोगे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, तो टोटल एनर्जी निकल के आ जाएगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ये देखो, ये है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी निकालने का तरीका। और अगर कोई कहे कि नहीं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन चाहिए, तो मास नंबर से इस एनर्जी में डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे देखो, आप खुद सोचो, एक क्वेश्चन में दे रहा हूं यहाँ पे, क्वेश्चन कैसे आया सर, कि एक हमारा X था जिसका मास नंबर 220 था, ये न्यूक्लियस है, वो 2 में स्प्लिट हो रहा है, ठीक है ना, वो A और B में स्प्लिट हो रहा है। जो X हमारा था वो X हमारा Y और Z में स्प्लिट हो रहा है, आप देख सकते हो। ये X हमारा था जिसका मास नंबर था 240 और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन थी इतनी, वो Y और Z में स्प्लिट हो रहा है, Y का मास नंबर इतना है और Z का भी इतना है।
तो अब कैसे टोटल बाइंडिंग एनर्जी निकालेंगे? तो हमने क्या किया, इनिशियल पहले लो। इनिशियल कैसे लेंगे तो एनर्जी 240 इंटू 7.6, 240 इंटू 7.6। फाइनल कैसे आया, फाइनल इन इसकी एनर्जी प्लस इसकी एनर्जी दोनों निकाल दिया, ये देखो फाइनल एनर्जी आ गई। बस दोनों में हम लोगों ने डिफरेंस ले लिया तो हमें क्या मिल गया, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन मिल गया। मतलब अगर हमें यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस करने हैं ना, तो इनिशियल एनर्जी टोटल रिएक्शन की और फाइनल एनर्जी दोनों का डिफरेंस लेना है तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन मिल जाएगा। भैया ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। एक दो क्वेश्चन हम लोग अभी शीट में सॉल्व भी करने वाले हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सर ये ग्राफ कैसा है। भैया लास्ट ईयर ही आया था ये ग्राफ कि बाइंडिंग पर न्यूक्लियॉन, जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन वर्सेस मास नंबर का जो ग्राफ है उसको ड्रॉ करिए और बताइए कि सबसे ज़्यादा स्टेबल न्यूक्लियस किस एलिमेंट का है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन मिलकर के हीलियम बनाते हैं, जिसकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ से जब ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनाए, मतलब हीलियम की एनर्जी ज़्यादा है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज़्यादा है, वो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर के हीलियम बना लिए, तो हीलियम की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज़्यादा है, मतलब ये ज़्यादा स्टेबल है। फिर क्या किया, इससे बढ़ करके देखो कार्बन में चले गए, लिथियम में चले गए, ऑक्सीजन में चले गए, मतलब ये भी सब क्या है और ज़्यादा स्टेबल है। क्या Fe से ऊपर कोई एलिमेंट तुमको नज़र आ रहा है? Fe से ऊपर कोई एलिमेंट इस लाइन में नजर नहीं आ रहा है। इसका मतलब Fe जो आयरन होता है उसका न्यूक्लियस दुनिया में सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। और देखो ये इधर यूरेनियम पड़ा हुआ है, यूरेनियम भी स्प्लिट होकर के किधर जाता है, स्प्लिट होकर के जब किधर की तरफ टेंड करता है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज़्यादा हो उस ऐसे एलिमेंट्स में वो स्प्लिट हो जाता है। यहाँ पे देखो क्या फ़ायदा होता है, यहाँ पे छोटे छोटे एलिमेंट्स मिल करके बड़े एलिमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं। मतलब यहाँ छोटे छोटे एलिमेंट्स मिलेंगे और एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे, तो जब मिल करके नया प्रोडक्ट बनाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे, तो उस रीजन को बोलते हैं फ्यूजन रीजन। और जहाँ पे स्प्लिट होना शुरू हो रहा है, एक हैवी न्यूक्लियस छोटे छोटे एलिमेंट्स में टूट रहा है, फिजन हो रहा है, उसको बोलते हैं फिजन रीजन, ठीक है ना। और यहाँ से हमें एक क्वेश्चन भी मिलना शुरू हो गया, यहाँ से हमें एक क्वेश्चन मिलना शुरू हो गया कि न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है। भैया बहुत जबरदस्त इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर करके जाना, कोई बड़ी बात नहीं अगर ये तुम्हारे एग्जाम में आ जाए तो। क्या होता है न्यूक्लियर फिजन, क्या होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, क्या होता है। तो अगर कभी भी दो एलिमेंट्स, छोटे छोटे एलिमेंट्स, लाइटर एलिमेंट्स बड़े न्यूक्लियस को बनाते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं, तो उसको बोलते हैं फ्यूजन रिएक्शन, ठीक है ना, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। जैसे देखो 1H1 एक हाइड्रोजन है, ये दूसरा हाइड्रोजन है, दोनों मिलकर के ये बनाया, ठीक है ना, कुछ एनर्जी रिलीज किया और फिर ये दोनों मिलकर के एक देखो हीलियम बना दिया और स्टेबिलिटी को गेन कर लिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्यूजिंग लाइट न्यूक्लियाई टू फॉर्म अ हैवियर न्यूक्लियस, ठीक है ना। तो ये हो गया तुम्हारा फ्यूजन। फिजन क्या होता है सर, जब कोई एक हैवी एलिमेंट्स स्प्लिट होता है अपने छोटे छोटे लाइटर एलिमेंट्स में और एनर्जी रिलीज करता है, उस रीजन को हम लोग बोलते हैं फिजन रिएक्शन, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। और देखो एनर्जी जो होगी वो कहाँ जा रही है, मास डिफेक्ट की वजह से रिलीज हो जा रही है, ठीक है। तो आई होप आपको ये थ्योरी पूरी समझ में आई होगी। तो अब इस थ्योरी को हम लोग रिवाइज कर लिया है, आधे घंटे में हमने ये एटम और न्यूक्लियाई की थ्योरी को रिवाइज कर लिया। अब हम लोग चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बहुत जल्दी से 20-25 क्वेश्चन जो भी हैं हम लोग उनको सॉल्व करते हैं। देखो अब हम लोग इसमें क्वेश्चन रिवाइज करते हैं कि कैसे हम लोग इन क्वेश्चंस को करें। बहुत ही अच्छे और यूनिक क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ, कुछ थोड़े से टफ भी हैं और बहुत सारे आसान भी हैं, लेकिन इसको करना इसलिए ज़रूरी है बच्चे, जब तक आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तब तक चीज़ें सॉल्व होंगी नहीं गुरु, ठीक है ना। तो क्वेश्चन करना हमें बहुत ज़रूरी है और कैसे हम लोग अपनी पुरानी थ्योरी को यूटिलाइज करेंगे अब यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। सारे फॉर्मूले मैंने आपको रिवाइज करा दिए हैं। और एक चीज़ और बता रहा हूँ, फॉर्मूले रिवीजन मस्ट है। आप एक काम करिए, आपने फॉर्मूला शीट बनाई होगी, नहीं है आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपको फॉर्मूला शीट भी दे दूंगा। डेली मॉर्निंग में आधे घंटे फिजिक्स के सारे फॉर्मूले रिवाइज करने हैं, उसके बाद एक पेपर सॉल्व करना है, ठीक है। बाकी अगर आप फॉर्मूले नहीं आते तो भैया सब क्वेश्चन करना बेकार है, हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूले करना बहुत 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 रिवीजन करना जरूरी है। जब फॉर्मूले रिवीजन हो जाए तब उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चे, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि सर, पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, फॉर अ हाइड्रोजन एटम द रेशियो ऑफ लार्जेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज एंड बाल्मर सीरीज इज। तो पहले हम लोग लाइमन सीरीज की बात करें,
लाइमन सीरीज का लॉन्गेस्ट चाहिए, है ना। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, लार्जेस्ट वेवलेंथ मतलब बगल वाला मिल जाएगा। तो लाइमन के लिए क्या खास बात होती है बच्चे, लाइमन के लिए खास बात है कि एन फाइनल की वैल्यू 1, तो एन इनिशियल की वैल्यू हो जाएगी 2। क्यों भाई, क्योंकि मैंने बता रखा है कि अगर लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट चाहिए तो बगल में मिल जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे ही हम लोगों ने किया तो यहाँ पे हमारा जो लाइमन सीरीज के लिए फॉर्मूला आया 1 लैम्डा लाइमन इज इक्वल टू आर, एन फाइनल की वैल्यू 1 माइनस ये आ गया 1/4, सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 4 और 3r, तो यानी यहाँ से आएगा कितना 3r/4। तो लैम्डा लाइमन की वैल्यू जो आ गई, लैम्डा लाइमन की वैल्यू आ गई दैट इज 4/3r। इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दिया। अब दूसरा किसके लिए बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है बाल्मर सीरीज के लिए, दूसरा बाल्मर सीरीज के लिए। तो बाल्मर सीरीज के लिए क्या खास बात होती है, बाल्मर सीरीज के लिए खास बात एन फाइनल लाइमन बाल्मर, तो ये 2 हो जाएगा और एन इनिशियल की वैल्यू हो जाएगी 3, ठीक है। तो अब जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन आएगा 1 बाल्मर इज इक्वल टू रेडियस अपॉन फाइनल कितना है 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1/3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ से 1 लैम्डा बाल्मर इज इक्वल टू आर 1/4 माइनस 1/9। तो 1 लैम्डा बाल्मर इज इक्वल टू आर 9 माइनस 4 5/36। तो यानी लैम्डा बाल्मर की वैल्यू आ गई 36/5r। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारा क्वेश्चन ने कहा कि भैया हमें किसका रेशियो चाहिए, लाइमन टू बाल्मर, ये लाइमन टू बाल्मर। तो लाइमन कितना है मेरा 4/3r इंटू 36 5r, r से r कैंसिल, ठीक है ना। यहाँ पे हो जाएगा कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ 4 9 जा, तो यहाँ पे आ गया 5/27। कोई ऑप्शन है, दिस इज द राइट आंसर। तो देखो ये बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन है। अगर कभी एग्जाम में आया तुम्हारे तो 3 मार्क्स में आ सकता है। तो इसको आप एक बार ज़रूर देख लें, कोई डाउट हो ना रहा हो तो मुझे बताएं, ठीक है। पहले हम लोगों ने लाइमन सीरीज के लिए कंडीशन ली कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लाइमन सीरीज का क्या होगा, वो निकल के आया। फिर बाल्मर सीरीज की क्या कंडीशन होती है लॉन्गेस्ट के लिए, वो देखा। और अगर देखो यही चीज़ तो मैं बोल रहा हूँ कि यही अप्लाई करना तो सीखना है, फॉर्मूला तो सबको आएगा, है ना। तो यही अप्लाई करना सीखना है। और बाल्मर सीरीज का निकाल दिया, ये निकल के आया। और बस हम लोगों ने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लाइमन अपॉन बाल्मर किया, आंसर आ गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप इसको अब देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए जरा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चे, ए पार्टिकल ऑफ मास m, a particle of mass m revolve in a circular path around the origin। तो भैया ये देखो कोई एक सर्कुलर पाथ है जो कि पार्टिकल यहाँ सेंटर के अलॉन्ग कोई रिवॉल्व कर रहा होगा, ठीक है ना, पार्टिकल ऑफ मास m। तो उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स F था, सेंट्रीपिटल फोर्स कितना है, F है। इफ द बोर्स मॉडल इज यूज्ड टू डिस्क्राइब दिस मोशन देन रेडियस, और इसमें क्या रिलेशन होगा। तो अब कुछ बच्चा जल्दबाजी करेगा, यहाँ पे क्या जल्दबाजी करेगा, कहेगा अच्छा रेडियस का नंबर ऑफ ऑर्बिट से रिलेशन, वो तो ये होता है। और जब देखने जाएगा यहाँ कोई ऑप्शन ही नहीं, तब कंफ्यूजन क्रिएट होती है। तो इसलिए क्वेश्चन को जब पढ़ना है ध्यान से पढ़ना है और फिर देखना है कि कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन देखो भाई क्या कहा उसने कहा कि एक इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है। तो ठीक है, मैंने कहा जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो कितना होगा, मैंने कहा F की जो वैल्यू होगी क्या वो mv²/r होगा। कैन यस सर, हो जाएगा, ठीक है ना, ये बात आएगी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बोर्स की क्या कंडीशन है, बोर्स की कंडीशन है mvr, एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो nh/2π होगा। कैन ये भी बात क्लियर है। तो क्या हम कह सकते हैं सर कि v की वैल्यू को निकाल के यहाँ रख दें,
कैन बिल्कुल कर सकते हैं। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, जैसे ही हम फर्स्ट और सेकेंड करने गए तो यहाँ से v की वैल्यू जैसे मैंने निकाल लेता हूँ, पहले v की वैल्यू देखता हूँ NH अपॉन 2 पाई mv, और इस सॉरी mr, जैसे इसकी वैल्यू फर्स्ट में रखता हूँ तो क्या निकल के आएगा, ध्यान सुनना, f की वैल्यू आ जाएगी m और बाई r एक तरफ, ये वैल्यू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 2 पाई, 2 पाई को डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं, 2 पाई को लिख देंगे 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर। ठीक है बच्चे, तो जैसे हम लोगों ने लिखा तो यहाँ से क्या निकल के आया, f की वैल्यू m h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर इंटू, अब यहाँ पे क्या बचा ऊपर n स्क्वायर और नीचे बचा यहाँ r क्यूब, बचा कि नहीं बचा। अब f भी तो कांस्टेंट ही था, देखो ये f फोर्स क्या लग रहा है यहाँ पे, कांस्टेंट फोर्स लग रहा है। तो हमारा जब ये पूरी चीजें कांस्टेंट है यहाँ से, तो बचा क्या, बचा ये कि जो हमारा बच्चे n स्क्वायर अपॉन r क्यूब है ये कांस्टेंट है, मतलब ये तो यहाँ पूरा कांस्टेंट है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि r क्यूब जो है वो n स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। r किसके प्रोपोर्शनल है, n की पावर 2/3, r जो है वो 2/3 के प्रोपोर्शनल है। और वेलोसिटी देखो भैया, देखो ये जैसे अगर हम बात करें वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल है, तो पहले r का देख लेते हैं, तो यहाँ कौन कौन से ऑप्शन गलत हो सकते हैं, तो r की वैल्यू 2/3 सही है भैया, एक ही ऑप्शन सही है, देखो एक ही ऑप्शन ही सही है, C, r का निकाल दिया बाकी काम खत्म। लेकिन अगर किसी ने कहा नहीं v का भी निकालिए सर, तो v का कैसे निकल के आएगा, देखो भाई अब हम लोग यहाँ इस इक्वेशन में, थर्ड इक्वेशन में अगर रखें तो v की जगह पे देखो एक n तो ऊपर है और यहाँ n की वैल्यू आ रही कितनी 2/3, तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n और वैल्यू क्या आ गई 1 - 2/3, सॉल्व किया तो v जो होगा वो n की पावर 1/3 आ रहा है। तो यानी देखो यहाँ v की वैल्यू v की पावर 1/3 भी है और r की जो वैल्यू है वो n²/3 भी है। बहुत भैया सॉलिड क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, ये दोनों ही क्वेश्चन जानदार हैं, अच्छे क्वेश्चनों में से एक हैं। तो अपने कॉन्सेप्ट को जरूर डेवलप करें, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इन सीरीज को जरूर आप लोग अटेम्प्ट करिए। अब आते हैं ये थर्ड क्वेश्चन, भी थोड़ा सा टाइट है, इसके बाद सारे क्वेश्चन आसान हैं। थर्ड मुझे भी लगता है कि मैंने ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन ले लिया है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर समझ में आ रहा है तो रखना, अदरवाइज इसको स्किप कर देना, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, हालांकि एक आध फॉर्मूला तो आपको इसमें सीखने को मिलेगा ही। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है बच्चे कि अगर हमने सर एक ऐसा रीजन ले रखा है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी सर्कल से पास हो रही हैं, किसी सर्कल जिसकी रेडियस r है वहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं आप देख लीजिए, ठीक है, पास हो रही, ठीक है भी मान लिया। अब कोई एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ही रिवॉल्व कर रहा है, देखो क्वेश्चन देखो, अ मॉडल ऑफ क्वांटाइज्ड मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B। अब यहाँ एक ये इलेक्ट्रॉन है जो कि इस मैग्नेटिक फील्ड में रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। अगर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड में ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो अब ऑब्वियस सी बात है, जब रिवॉल्व करेगा मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, आपको फोर्स निकालना पता है ना। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल में जब चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो हम लोग फोर्स कैसे निकालते हैं, राइट हैंड पाम रूल से। दिस विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पाम की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फोर्स देंगी, और अगर इलेक्ट्रॉन है तो नीचे वाला फोर्स देगा। तो चलो देखते हैं, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस है, मतलब अंदर गई, थंब ये बाहर आया और फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर। तो जब ये ऊपर लगेगा तो क्या तुमको नहीं लग रहा कि भैया ये सर्कल में रिवॉल्व करेगा, करेगा ना, ठीक। अब जब ये एक इलेक्ट्रॉन सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है तो इसी सर्कल में ये रिवॉल्व कर रहा था। अब सर्कल में अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है मतलब करंट देगा, और करंट देगा और एक उसमें एरिया का मल्टीप्लाई कर देंगे तो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा, इस क्वेश्चन में देखो, रिवॉल्व इन मैग्नेटिक फील्ड बी, फ्लक्स को दे रहा है कितना NH/E, वेयर n इज द इंटीजर। तो इन्होंने कहा जो मैग्नेटिक फ्लक्स दे रहा है, क्वेश्चन ने कहा
मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, भैया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ा है ना तुम लोगों ने, क्या होता था E इंटू ए, तो यहाँ हो जाएगा B इंटू ए, तो मैग्नेटिक फील्ड ये B है, रेडियस R है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू हो गई B इंटू ए, किसके बराबर है, NH अपॉन E के बराबर है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं B पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू NH अपॉन E। एक इक्वेशन हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि पाई आर स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हो जाएगी NH अपॉन EB। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख लो एज पर गिवन क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? देख लो क्वेश्चन यही बोल रहा है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो थ्रू द ऑर्बिट वो किसके बराबर है, NH अपॉन E के। मैग्नेटिक फ्लक्स B इंटू ए इसके बराबर है, एरिया की वैल्यू निकाल दिया। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि H is the Planck constant, E is the electron. According to the model, the magnetic moment of the electron in lowest energy state will be। अब हमें ये तो पता चल गया बच्चे, हमने मैग्नेटिक फ्लक्स तो यहाँ से निकाल दिया, लेकिन अब मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने की बहुत बोला। अच्छा, ये किसके, बोर्स के मॉडल की बात कर रहा है, तो अगर बोर्स के मॉडल की बात कर रहा है तो बोर्स कंडीशन भी हमें लिखनी पड़ेगी, है ना। तो अकॉर्डिंग टू बोर्स कंडीशन क्या होगी, अब हम लोग एक यहाँ पे रेडियस वाला एक्सप्रेशन देखते हैं कि R इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी। अगर मान लीजिए यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाया तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ई वी अपॉन, सॉरी ई ऊपर नहीं होगा, ई तो इधर होने वाला है, यहाँ पे हो जाएगा ये एम वी अपॉन ई बी। ठीक है ना, R इधर, तो V की वैल्यू हम लोग V बाई आर की वैल्यू चेक करते हैं। जैसे ही V की बाई आर की वैल्यू निकालने की कोशिश किया तो ये आ गया ई बी बाई एम। ठीक है ना, ये इक्वेशन सेकंड ले लेते हैं। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, आपने देखा होगा कि मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल जब करता है सर्कल में तो R इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी में निकल के आता है। तो हम लोगों ने यहाँ से देखो R रेडियस है, E चार्ज पार्टिकल है, B मैग्नेटिक फील्ड है, V वेलोसिटी है, तो फॉर्मूला ये लिख सकते हैं। और जैसे किया दो इक्वेशन मिल गई। अब बात करते हैं सर, देखो इस क्वेश्चन में क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट बच्चे पूछ रहा है, मैग्नेटिक मूवमेंट। तो मैग्नेटिक मूवमेंट होता क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट जो करंट कैरिंग वायर में होता है, जब कभी उसमें करंट फ्लो होती है तो I इंटू ए, याद होगा आपको फॉर्मूला होता है I इंटू ए। अब एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है तो इसके लिए क्या होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट चार्ज अपॉन टाइम, टाइम के लिए 2 पाई आर अपॉन वी, एरिया पाई आर स्क्वायर। तो बस अब हम क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से और वी बाई आर की वैल्यू को सेकंड से। जैसे ही सिंप्लीफाई करते हैं तो E अपॉन 2 पाई, और ये वैल्यू कितनी, E अपॉन बी बाई एम, और ये वैल्यू NH अपॉन ई बी, है ना। तो देखो एक E से E गया, B से B गया, और कुछ जा रहा है नहीं सर, NHE अपॉन 2 पाई m। क्या ऐसा कोई फॉर्मूला है, हाँ बिल्कुल है। अच्छा n की वैल्यू कहीं से और जा रही है क्या, चेक करते हैं, NH अपॉन ई बी, ठीक है, हाँ NH अपॉन ई बी, और इधर से आया, ठीक है, NH अपॉन ई बी। तो हमारे लिए यहाँ पे N भी होगा, एक N भी है, और ये फॉर्मूला फिर कौन सा सही होगा, B, NHE अपॉन 2 पाई m। आप देख सकते हो ये फॉर्मूला निकल के आया है। एक बार फिर से देख लेते हैं, थोड़ा टफ क्वेश्चन पड़ गया, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये ही पूरी सीरीज का सबसे टफ क्वेश्चन था। दिया क्यों, क्योंकि बच्चे बोर्ड में भी एक आध क्वेश्चन तो ऐसा मिल ही सकता है, तो इसलिए ट्राई करने में क्या जाता है। क्वेश्चन ने कहा कि अ क्वांटाइज मॉडल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B, तो एक मैग्नेटिक फील्ड B ले लिया, दैट फ्लक्स पासिंग, अब इस एरिया से फ्लक्स कितना पास हो रहा है, B इंटू ए, मैग्नेटिक फ्लक्स, भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स का E इंटू ए, तो यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स B इंटू ए, NH अपॉन E, NH अपॉन E है। अच्छा N की वैल्यू ही मतलब यहाँ पे रिप्लेस करनी है, N हटाना है यहाँ से। क्यों हटाना है बच्चे, क्योंकि देखो दिया हुआ N है जो कि H अपॉन E को रिप्रेजेंट कर रहा है, N है जो कि H अपॉन E को रिप्रेजेंट कर रहा है, H अपॉन E, तो E से E कैंसिल हो जाएगा, N की वैल्यू है तो हाँ ठीक है, N की वैल्यू है तो N जो ब्रैकेट में दिया जो कि H अपॉन E है, तो N को वैल्यू को हम लोग हटा सकते हैं क्योंकि N भी हमारे एक्सप्रेशन में कहीं है नहीं, तो ये N हटा देते हैं,
एक सेकेंड, जैसे ही n हटाया यहाँ से भी n हटेगा, यहाँ से भी n हटेगा, क्योंकि रिजल्ट मैच नहीं कर रहा है ना हम लोगों का। तो जैसे ही किया, हाँ यहाँ से भी n हट गया, और जब यहाँ से भी n हट गया तो अब हमारा रिजल्ट मैच कर गया। ठीक है, हाँ अब देखो ये पूरी तरह से तुम्हें क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। देखो भाई बच्चे, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ, इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं। क्या बोला गया कि एक इलेक्ट्रॉन है जो मैग्नेटिक फील्ड में क्वांटाइज होकर के रिवॉल्व कर रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा करंट की तरह देगा, और करंट देगा तो मैग्नेटिक मूवमेंट को भी देगा। तो उन्होंने कहा मैग्नेटिक मूवमेंट का एक्सप्रेशन क्या होगा इन गिवन टर्म्स में बताइए। तो मैग्नेटिक फ्लक्स, यहाँ पे एक नई चीज आप सीख रहे हो। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू दिया हुआ है n, जो कि h/e है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स b × a, इलेक्ट्रॉन ने जितना एरिया कवर किया h/e हो गया। तो b πr² h/e, πr² की वैल्यू कितनी हो गई h/Eb। ठीक है, अब अगर इलेक्ट्रॉन सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है तो मैग्नेटिक फोर्स ऊपर पाएगा ना। तो फॉर्मूला याद है, r = mv/qb। कितनी रेडियस बनाएगा अगर पार्टिकल की वेलोसिटी v है मैग्नेटिक फील्ड में, तो r = mv/qb से v/r की वैल्यू निकाल लिया। अब क्या करना है, मैग्नेटिक मूवमेंट याद रखना है, फॉर्मूला I × a। जैसे ही I की वैल्यू रखेंगे, फ्लो चार्ज, फ्लोइंग चार्ज q/t, टाइम पीरियड कैसे आएगा 2πr सर्कमफ्रेंस अपॉन वेलोसिटी, क्योंकि टाइम पीरियड का फॉर्मूला तो यही है ना। तो जैसे ही हम लोगों ने यहाँ रखा तो ये वैल्यू मिल गई, और एरिया का मल्टीप्लाई πr²। एरिया की जगह पे हम लोग h/ ये वाला फॉर्मूला रख देंगे, v/r की जगह पे यहाँ पे ये रख देंगे, सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, एंड दैट इज द सेकंड आंसर। तो आप ये देख सकते हो कि सेकंड इज द राइट आंसर। ठीक है, तो बच्चे आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इस चीज़ को आप लोग देखिएगा, इस क्वेश्चन को अगर आपको फिर भी नहीं आता है तो आप मुझे बताएंगे, मैं उसको बता दूंगा। अगर बहुत करने में भी नहीं समझ में आए तो आप इसको स्किप कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है रदरफोर्ड मॉडल के लिए कौन सी बात सही नहीं है। देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज सेंटर इन एन एटम कॉल्ड न्यूक्लियस, ये तो सही है। नियरली ऑल द मास ऑफ द एटम रिसाइड्स द न्यूक्लियस, ये भी बात सही बोली है। साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज कंपैरिजल टू द एटम, नहीं भैया 10⁵ का डिफरेंस है। एटम का साइज 10⁻⁻10, न्यूक्लियस का इतना कम 10⁻⁻15। तो ये बिल्कुल बात यहाँ पे सही नहीं है, हमारे अकॉर्डिंग यही आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब आता है, लेट द radius r1 is the radius of the second stable stationary object and r2 is the radius of fourth stationary object। तो बोर्स मॉडल में रेडियस का एक्सप्रेशन, रेडियस आपका एक्सप्रेशन पता है, फॉर्मूला क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। r is directly proportional to n square, you can write r1/r2 n1/n2 का स्क्वायर। एक एक नंबर में ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो कैसे होगा, सेकेंड स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, तो यानी r1/r2 जो है वो है सेकंड की वैल्यू 4, और फोर्थ के लिए 4 की वैल्यू हो जाएगी 16, है ना। तो ये हो जाएगा 1/4 जो कि आएगा 0.25। कौन सा ऑप्शन, ए। ठीक है, आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट है एनर्जी ऑफ द nth स्टेबल ऑर्बिट। आपको बताया मैंने अभी ये फॉर्मूला कि एनर्जी जो होता है -13.6 अपॉन n स्क्वायर होता है। सी इज द राइट आंसर, देखते ही आप मारोगे। टोटल एनर्जी किसी ऑर्बिट की गिवन है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। तो मैंने आपको बता रखा है कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो होता है माइनस टोटल एनर्जी। ठीक है, तो टोटल एनर्जी इतना था, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस में आएगा 3.4, यानी सी और डी में कुछ हो सकता है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो 2 टाइम्स होती है टोटल एनर्जी, तो 2 कर दोगे तो 6.8, तो यानी कौन सा ऑप्शन, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन आया क्वेश्चन नंबर 8, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए जरा, क्या है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है एन इलेक्ट्रॉन ऑफ स्टेशनरी हाइड्रोजन पासेस थ्रू द 5th एनर्जी लेवल टू द ग्राउंड स्टेट, देन वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एक्यूपाइड एज द रिजल्ट। ठीक है ना, वेलोसिटी क्या होगी, तो 5th से ग्राउंड पे आ रहा है, पहले तो लेमडा निकालते हैं हम लोग। ठीक है ना, कहाँ से आ रहा है, तो एन इनिशियल कहाँ था, 5th में था, और एन फाइनल क्या है, ग्राउंड स्टेट है। ठीक है, तो फॉर्मूला 1/λ = r
एन फाइनल स्क्वायर माइनस एन इनिशियल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/λ आर 1 माइनस 25। सॉल्व किया 1/λ इज इक्वल टू आर 25 में से 1 गया 24/25। ओके, एक तो ये चीज़ क्लियर है ना। और अगर डी ब्रॉगली वेवलेंथ से हम वेलोसिटी की बात करें, क्योंकि वेवलेंथ और वेलोसिटी तो उसी से रिलेटेड हो रहा है, ये इक्वेशन फर्स्ट रखेंगे। वी नो दैट लैम्डा और वेलोसिटी कहाँ से रिलेट होगा, तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ पे ये गिवन है तो 1/λ की जगह क्या हो जाएगा, हमें इस पूरी वैल्यू को एम वी अपॉन एच, ये इधर गया एच नीचे, जो होगा वो आर 24/25। ठीक है ना, तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24 आर एच अपॉन 25 एम। क्या कोई ऑप्शन है, तो देखते हैं 24 एच आर अपॉन 25 एम, ए इज द राइट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन है ये कि अगर फिफ्थ ग्रुप से फिफ्थ ऑर्बिट से कोई इलेक्ट्रॉन जंप करता है ग्राउंड में, तो उसमें अगर कोई एनर्जी, उतनी ही एनर्जी किसी पार्टिकल को दी जाएगी तो उसके पास वेलोसिटी कितनी होगी, ये फॉर्मूला है। पहले हम लोगों ने यहाँ से वेवलेंथ निकाला और वेवलेंथ जो आई है उसको डी ब्रॉगली से रिलेट कर दिया, तो जैसे ही रिलेट किया वेलोसिटी निकल के आ गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आया, इफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम जंप्स फ्रॉम द थर्ड ऑर्बिट टू द सेकेंड, इट एमिट्स अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। चलिए देखते हैं, चेक करते हैं। इन्होंने कहा सर अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन लैम्डा दे रहा है, कब, जब वो थर्ड से सेकंड में आ रहा है, तो सेकंड का स्क्वायर फाइनल माइनस थर्ड का स्क्वायर और ये आर, तो 1/r कितना हो जाएगा 1/4 माइनस 1/9, तो 5, 1/λ जो है वो है r 5/36। ये इक्वेशन फर्स्ट है। तो कह रहे हैं व्हेन इट जंप फ्रॉम फोर्थ टू थर्ड, अब अगर फोर्थ से थर्ड में जंप कर रहा है तो कितना होगा, तो 1/λ डैश r कहाँ आ रहा है 4 से थर्ड में, तो यानी 9 1/16, क्योंकि फाइनली 3 में आ रहा है, 3 का स्क्वायर, इनिशियली 4 से आ रहा है तो इसका स्क्वायर, 1/λ डैश इज इक्वल टू r, तो 16 माइनस 9/16, 9 जा 16, 9 जा तुम्हारा हो जाएगा 144। ठीक है, और 16 में से 9 गए 7, तो लैम्डा डैश 1/λ डैश की वैल्यू आ रही है 7r/144। तो अब देखो रिलेट करना है, दोनों इक्वेशन को रिलेट कर दो, तो लैम्डा डैश की वैल्यू 144/7r/λ इंटू आ गया 36 और ये आ गया 5r, तो r से r कैंसिल, अब ये 36 है और ये 144 है। ठीक है ना, आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे देन यू विल गेट द रिजल्ट, तो 36 इंटू 4 होता है 144, 4 टाइम्स जाएगा ये, तो लैम्डा डैश जो आ रहा है वो दैट इज 20 λ/7, ए ऑप्शन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। भैया बहुत शानदार क्वेश्चन ला के दे रहा हूँ मैं आपको, ये इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपका थिंकिंग एबिलिटी डेवलप हो। ठीक है ना, और अगर आप इस सीरीज़ को नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ मिस कर रहे हैं, और जो दोस्त आपके नहीं कर रहे हैं और अगर पढ़ने में अच्छे हैं, स्कोर करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि उनका भी भला हो, तो क्विक रिवीजन है 45 मिनट में पूरा का पूरा चैप्टर, थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चंस, और आपका कैसे क्वेश्चंस अप्लाई करते हैं वो चीज़ें आपको रिवाइज हो जाएंगी, तो एक बार देखना बनता है। ठीक है, नेक्स्ट वन, सॉरी अभी एक क्वेश्चन और इसी में कि मैग्नेटिक मूवमेंट जो है रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से कैसे रिलेट करता है। तो एक बात मैं आपको बता दूं, एक बात मैं आपको बता देता हूं कि मैग्नेटिक मूवमेंट है, मैग्नेटिक मूवमेंट जो है m इक्वल टू आई इंटू ए है ना, जब आप सॉल्व करेंगे तो वो एंगुलर मोमेंटम के टर्म्स में आता है, उसका फॉर्मूला होता है E/2m इंटू कैपिटल L, और L क्या है, एंगुलर मोमेंटम है, इसको आपने प्रूफ किया होगा, और ये किसके एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होता है NH/2π के। तो जरा बताओ मैग्नेटिक मूवमेंट भी किससे रिलेट हो गया, डायरेक्टली n से, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट वन,
अब बात करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। देखो अब ये देखो स्पेक्ट्रल सीरीज की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ इमिटेशन है ना, कितनी स्पेक्ट्रल सीरीज एमिट होंगी। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है कि एटम की जो इस ये हमारा क्या है आयनाइजेशन एनर्जी है, मतलब ग्राउंड स्टेट की बात कर रहे हैं। हाइड्रोजन एटम इन अ ग्राउंड स्टेट आर एक्साइटेड टू मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन बाय इतना। तो देखो भाई ये ग्राउंड स्टेट है, इसकी है -13.6 और कहाँ तक गया है ये गया है 12.1 तक, ठीक है ना। नहीं, रेडिएशन में इतना दिया गया है, तो इतना अगर दिया गया है तो फाइनली किस ऑर्बिट तक गया ये देखना है। मतलब बोला गया कि किसी एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए एक फोटोन आया और उससे वजह से इलेक्ट्रॉन जंप करके गया, और वो कितनी एनर्जी हम लेकर के आया फोटोन 12.1। तो एक फॉर्मूला होता है ना एच न्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई। तो अब हम देखो क्या करना है यहाँ पे, यहाँ पे एच न्यू एनर्जी हमारी निकल के कितनी आई है 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन है, और कितना उसको चाहिए था -13.6 है ना। तो यहाँ पे 13.6 है, तो हमें फाइनल एनर्जी कितनी मिलेगी, तो इसमें हम क्या करेंगे डेल्टा जो एनर्जी निकलेगी वो 13.6 से 12.1 माइनस करो, तो कितना निकल के आ रहा है ये निकल के आएगा 5 और यहाँ से 1, यानी 1.51 फाइनल एनर्जी निकल के आने वाली है। 1.51 किस ऑर्बिट की होती है जरा मुझे बताओ। पहले की होती है -13.6, दूसरे की होती है -3.4 और तीसरे की होती है -1.41। तो यानी थर्ड ऑर्बिट तक ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के जाएगा। जब फोटोन में यहाँ पे एनर्जी आएगी तो इलेक्ट्रॉन कहाँ तक जाएगा, थर्ड ऑर्बिट तक जाएगा। तो एन की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 3 हो गई, और नंबर ऑफ ऑर्बिट्स का नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल सीरीज का फॉर्मूला मैंने बता रखा है n(n-1) डिवाइडेड बाई 2। तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा 3(3-1) डिवाइडेड बाई 2, आंसर आ गया 3। कौन सा ऑप्शन सही है, थर्ड, ठीक है। तो इसको एक बार देख लेना, अगर कोई डाउट हो तो मुझे बताइएगा। फिर नेक्स्ट वन, इफ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन द अल्ट्रावायलेट रीजन ऑफ हाइड्रोजन इज लैम्डा नॉट, तो शॉर्टेस्ट कितना होगा भैया। अभी देखो इस तरह क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए हैं ना, बहुत आसान होते हैं, केवल बस इतना याद रखना है कि लॉन्गेस्ट में एन इनिशियल कितना रखना है और शॉर्टेस्ट में एन इनिशियल कितना रखना है, ठीक है ना। तो देखिए जल्दी से इस क्वेश्चन को थोड़ा ट्राई करिए अपने मन से। यहाँ पे नेक्स्ट है, इस क्वेश्चन में क्या बोला उन्होंने कि सर अगर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ अल्ट्रा वायलेट रीजन, तो 3 रीजन बताए थे ना। पहला लाइमन में जब आता है तो यूवी रेज आता है, फिर बाल्मर में विजिबल आता है, बाकी तीनों में इंफ्रारेड रहता है। तो पहला तो कंफर्म है कि लाइमन सीरीज है, और कौन सी चाहिए, लॉन्गेस्ट चाहिए। तो लॉन्गेस्ट कहाँ से दूर अपोजिट करना है, लॉन्गेस्ट दूर होता है तो उसका अपोजिट क्या वो पास में, तो यानी लाइमन सीरीज की बात कर रहे हैं। तो लाइमन सीरीज के लिए लैम्डा फाइनल कितने आने वाला है 1, सॉरी एन फाइनल जो आने वाला है वो कितना है 1 है। लाइमन सीरीज में एन फाइनल कितना है 1 है, और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की बात कर रहे हैं तो यानी एन इनिशियल की वैल्यू हो जाएगी 2, क्योंकि बगल से मिलेगा। तो यहाँ की इसकी वेवलेंथ कितनी है लैम्डा नॉट है, तो फॉर्मूला हो जाएगा 1 इतना आर फाइनल हो गया कितना 1 माइनस 1/4। तो लैम्डा नॉट की वैल्यू आ गई कितनी 4/3R। ये क्वेश्चन फर्स्ट। अब दूसरा क्या कह रहा है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन इंफ्रारेड। तो लाइमन के बाद बाल्मर, बाल्मर के बाद पाशन, और पाशन में ही इंफ्रारेड मिलता है। तो यानी पाशन के लिए क्या होने वाला है, अब पाशन के लिए हम लोग बात करें पाशन सीरीज के लिए एन फाइनल की वैल्यू होगी 3, और कौन सी चाहिए यहाँ पे शॉर्टेस्ट, कब मिलती है जब इन्फिनिटी में रहती हैं, तो एन इनिशियल की वैल्यू इन्फिनिटी। भैया ये सब अप्लाई करने पे ऊपर है, अगर आप अप्लाई नहीं कर पाए तो भूल जाओ कि क्वेश्चन तुम कर पाओगे। एन फाइनल की वैल्यू 3 का स्क्वायर, यानी यहाँ से क्या मिल गया R/9, ठीक है। अब जरा देख लो, अब हमें क्या चाहिए, हमें इन दोनों को रिलेट करना है, R की वैल्यू को रिप्लेस कर दो। तो R की वैल्यू को जब रिप्लेस करेंगे तो 9/λ' निकल के आ सकता है। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड से करेंगे तो लैम्डा नॉट, और यहाँ R की वैल्यू कितनी हो जाएगी तो 4/3, और R की वैल्यू 9/λ', यानी 9λ', ठीक है ना। तो कितना हो गया λ' की वैल्यू 27 लैम्डा नॉट अपॉन 4। कोई है ऑप्शन, ये देख लो, ठीक है। तो 27/4 λ' ये निकल के आ गया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बोर्स मॉडल में क्या एजम्पशन किया गया, बोर्स मॉडल ऑफ एटम में क्या क्वेश्चन, इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही वो देखते हैं। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड, भैया पहला ही ऑप्शन सही दे दिया।
भैया बोर्स ने क्या खास बात दी थी कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत शानदार है, बोर्ड में कई बार आया है। इसमें बोला गया कि अगर यहाँ पे इससे इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो वो लैम्डा 1 है, इधर से जंप करता है लैम्डा 2 है, इधर जंप करता है लैम्डा 3 है, तो इनमें रिलेशन क्या होगा। तो ये देखो जरा बच्चे कि जो हमारा लैम्डा 3 की एनर्जी है यानी ECA, क्या इन दोनों सम की एनर्जी के इक्वल होगा। कैन बिल्कुल सर, देखिए इनका एनर्जी का डिफरेंस जो है वो इन दोनों के सम के इक्वल है, तो इसकी वैल्यू हो गई HC अपॉन लैम्डा 3, BC इसकी वैल्यू हो गई HC अपॉन लैम्डा 1, और इसकी वैल्यू B से A आ रहा है लैम्डा 2, ये कैंसिल हो गया, तो यानी 1 अपॉन लैम्डा 3 किसके रिलेशन में हो गया, 1 अपॉन लैम्डा 1 प्लस 1 अपॉन लैम्डा 2। आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट लैम्डा 3, तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। कोई ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो न्यूक्लियाई आ गया है यहाँ पे, 4-5 क्वेश्चन न्यूक्लियाई के हैं, जल्दी से उनको कर लेते हैं, फिर हम लोग इस सीरीज को कंक्लूड करेंगे, इसको खत्म कर देंगे इस चैप्टर को। तो न्यूक्लियाई जो है मास नंबर, मैंने बोला था कि आपको बाइंडिंग एनर्जी वाले क्वेश्चंस बहुत तगड़े से तैयार रखने हैं कि मास डिफेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ZMP प्लस A माइनस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और ये Mn और माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस इनटू, और ये तो मास डिफेक्ट हो गया। अगर इसी में बाइंडिंग एनर्जी करना है तो बाइंडिंग एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, जो डेल्टा एम निकला है उसी को 931 से मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये फॉर्मूला हमारे लिए न्यूमेरिकल के लिए है और भैया यही हमें तैयार रखना है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, पहले मास नंबर है 240 ब्रेक्स इनटू 2 सेगमेंट्स 120 एंड 120, और इनके जो ये गिवन है इनिशियल फ्रेगमेंट्स, ये हालांकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने कर रखा है अभी अपनी जो सीरीज हमने रिवाइज कराई थी उसी में ही हुआ है। तो जैसे ही अब यहाँ पे करोगे तो देखो क्या हो रहा है, एक्स कोई था जो कि कितना था 240, ये किस में ब्रेक हो रहा है y प्लस जेड में, और ये भी 120 ये भी 120, इनकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है वो 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और इसकी कितनी है 7.6। भैया कुछ नहीं करना है, आपको एनर्जी का डिफरेंस कर देना है, डेल्टा क्यू जो होगा ना, क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल। क्यू फाइनल कैसे मिलेगा, क्यू फाइनल मिलेगा 2 इंटू 120 इंटू 8.5 माइनस ये हो जाएगा 240 इंटू 7.6। सॉल्व किया तो 240 बाहर इंटू 8.5 माइनस 7.6, इसको जब करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.9, तो 240 इंटू 0.9, दैट विल बी द आंसर। आई थिंक ये जो ऑप्शन होगा वो 216 है, एक बार चेक कर लेना, ये भी बोर्ड में आया वो क्वेश्चन है। फिर कह रहा है न्यूक्लियस ऑफ मास डेंसिटी 189 स्प्लिट्स इनटू 2 न्यूक्लियस हैविंग मास नंबर दिस एंड दिस। भैया मास नंबर दिया हुआ है और उनकी रेडियस का रेशियो पूछा है। भैया अभी अभी बताया तुमको कि जो रेडियस है ना न्यूक्लियस का वो मास नंबर की पावर 1/3 पे डिपेंड करता है। तो पहला है 125, तो पहले की रेडियस हो जाएगी 5, और दूसरा है 64, इसकी रेडियस हो जाएगी कितनी 4, तो 5/4 देख लो, 5 का ही तो क्यूब है, 5 का क्यूब है कितना 125 और 4 का क्यूब है 64, तो कौन सा ऑप्शन सही 5/4। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एनर्जी ऑफ 0.5 ऑफ सब्सटेंस, कि इसकी कितनी एनर्जी रिलीज करेगा, अगर कोई ये मास है ये कितनी एनर्जी रिलीज करेगा। तो भैया आप सबने एनर्जी आइंस्टीन का एनर्जी मास रिलेशन पढ़ रखा है, E = mc², m की वैल्यू 0.5, c की जगह 3 × 10⁸ का स्क्वायर, सॉल्व करो 0.5, अच्छा लेकिन हाँ ये मास ग्राम में है तो इसको 10⁻³ करना पड़ेगा क्योंकि केजी में लेना है। तो जैसे ही किया तो कितना आ गया 0.5 और इंटू 9 इंटू ये हो गया कितना 16, 16 में से 3 गया 13, तो 4.5 इंटू 10⁻13। आई थिंक सी इज द राइट आंसर। फिर कह रहा है न्यूक्लियर डेंसिटी, भैया बताया न्यूक्लियर डेंसिटी किसी फैक्टर में डिपेंड नहीं करता है, न्यूक्लियर डेंसिटी एटॉमिक मास की फैक्टर में 0 है, कोई भी चीज पे डिपेंड नहीं करता, मतलब 1:1।
ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है? बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला। अरे भैया बता रखा हूँ, बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोटॉन का मास। पहले मास डिफेक्ट चाहिए ना, तो प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनटू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनटू प्रोटॉन का मास, फिर माइनस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इनटू न्यूट्रॉन का मास माइनस न्यूक्लियस का मास, ये हो गया, और स्पीड सी स्क्वायर का मल्टीप्लाई। ठीक है ना? कोई मैच कर रहा है? हाँ देखते हैं सर, मैच तो कर रहा है, यही ऑप्शन सही है। ठीक है, क्लियर है ना? आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, ये एक दो क्वेश्चंस हैं। ये कैसे क्वेश्चन है? ये भी बच्चे रेडियस के और एनर्जी के ही क्वेश्चंस हैं। ये दोनों क्वेश्चन मैंने दिए आपको एज अ होमवर्क, आप इनको करिएगा। और आज की क्लास में हम लोगों ने एटम और न्यूक्लियाई के क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। बच्चे मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये सीरीज़ बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। सारे बच्चों से, दोस्तों से अपने इसको शेयर करिए। और क्यों शेयर करिए? क्योंकि हम लोग इसमें 15 से 20 मिनट में अपनी पूरी थ्योरी को रिवाइज करते हैं, और उसके बाद उन अच्छे क्वेश्चंस को करते हैं जो बोर्ड में आने के चांसेस हैं, जो आपके आईक्यू लेवल को इन्हेंस करेंगे, मजबूत करेंगे। तब तक आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।